हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और अभी तक के सेशन में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जनरेटर्स में टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, किस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन क्या होगा जनरेटर के केस में। सिमिलरली मोटर्स के केस में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि टॉर्क का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होगा और इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां तक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर लिया हुआ है, हम लोगों ने ओवरव्यू क्रिएट कर लिया हुआ है। आज के इस सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फैराडेज लॉ, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का पोर्शन कंप्लीट कर चुका है, डीसी मशीन्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुका है, तो फैराडेज लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सभी को आइडिया होगा कि फैराडेज लॉ क्या कहता है। विजुअलाइज करें अगर हम लोग, तो फैराडेज लॉ ये कहता है कि कोई भी एक स्टेशनरी कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर किसी फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टाइम वेरिंग, सपोज करते हैं कि ये फ्लक्स लाइंस जो हैं एन टू एस पोल्स के बीच में ये कंडक्टर रखा हुआ है, एन टू एस पोल्स के बीच में, और ये यहां से एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पोल पे इंटर कर रही हैं, इजंट इट। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोग एनालिसिस करते थे कि अगर ये कंडक्टर टाइम वेरिंग नेचर के फ्लक्स के साथ इंटरेक्शन में है, टाइम वेरिंग नेचर के फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, साइनसोइडल फ्लक्स लाइंस है सपोज करिए, तो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हैं, अगर इसे स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक कर रही हैं, तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर में एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही फैराडेज लॉ कहता है। अब इसी चीजों को हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फ्लक्स लाइंस टाइम वेरिंग नेचर की होंगी तो किस तरीके से इंड्यूस वोल्टेजेस होगा, अगर टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है तो वहां पे और क्या एक्स्ट्रा चीजों की नीड है हम लोगों को इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंड्यूस वोल्टेजेस इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे और अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल मशीन के किसी भी टॉपिक में हम लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ये केवल बेसिक्स ऑफ इंडक्शन मशीन नहीं है, बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन नहीं, बेसिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन नहीं है, जितने भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है सारी की सारी मशीन्स का बेसिक्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की चीजों को कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर मैं डीसी नेचर का करंट इंजेक्शन करता हूं, तो फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी, किस तरीके से फ्लक्स लाइन, ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम है कि किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एज पर द ओरिएंटेड लॉ कि ऑल अराउंड द कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेटअप हो जाती हैं। ओरिएंटेड ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर करंट का इंजेक्शन कर रहे हैं तो ऑल अराउंड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहां पे इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में करंट अगर हम लोग इंजेक्शन कर रहे हैं तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इनका जो नेचर होगा ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगी क्या? टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं करेंगी, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस क्रिएट होंगी। तो ये फ्लक्स लाइंस अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई हैं टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ करें तो इसका जो कर्व है या फिर ग्राफ है वो कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा। ईच एंड एवरी टाइम पे इसका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप किया। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर मैं एसी नेचर का करंट इंजेक्शन करूं तो क्या होगा? अगर इस कंडक्टर में एसी नेचर का करंट इंजेक्शन करता हूं तो क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट अगर मैं इंजेक्शन करता हूं तो क्या होगा? अगेन किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स लाइंस का डेवलपमेंट यहां पे भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि यहां पे सपोज करिए करंट कैसा आपने इंजेक्शन किया हुआ था, यहां पे आपने डीसी नेचर का करंट इंजेक्शन किया हुआ था, तो डीसी फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिली जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही हैं। यहां पे आपने एसी नेचर का फ्लक्स करंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो करंट का जो नेचर है वो साइनसोइडल देखने के लिए मिल रहा है। सपोज करिए साइनसोइडल
कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में, ये सपोज करिएगा टाइम एक्सिस है, ये करंट के मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट पे यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइड में देखने के लिए मिल रहा है, इजंट इट? तो ईच एंड एवरी टाइम पे यहां पे मैग्नीट्यूड में चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोगों को टाइम वेरिंग नेचर का करंट देखने के लिए मिल रहा है। और स्पेसिफिकली स्पीकिंग कि ये जो वेव फॉर्म है वो साइनसोइडल का वेव फॉर्म है, साइन वेव की तरह देखने के लिए मिल रहा है, या फिर कोसाइन वेव इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो ये एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो साइनसोइडल वेव देखने के लिए मिल रहा है, साइन वेव देखने के लिए मिल रहा है। तो जब करंट साइनसोइडल है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो यहां पे जो फ्लक्स लाइंस, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो क्रिएट होंगी वो भी टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस क्रिएट होंगी, टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस क्रिएट होंगी। मतलब कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में इस फ्लक्स को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस नेचर का देखने के लिए मिलेगा, इस नेचर की फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि डीसी का नेचर कौन सा था और एसी में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया। यहां तक अगर आप लोगों को डाउट है तो फिर बात करिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रही है। तो इस फ्लक्स लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं यहां पे, इस फ्लक्स लाइंस को हम लोग कहेंगे टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स है। ये टाइम वेरिंग फ्लक्स हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। टाइम वेरिंग फ्लक्स कि टाइम के रेस्पेक्ट में इनका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। जबकि यहां पे हम लोग बात करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे इस टाइम पे मैग्नीट्यूड इतना है, इस टाइम पे मैग्नीट्यूड इतना है, इस टाइम पे मैग्नीट्यूड इतना है, ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है। मतलब कि ये फ्लक्स लाइंस को हम लोग टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स कहेंगे, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स कहेंगे, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स कहेंगे। तो यहां तक का आइडिया हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब इन्हीं सारी चीजों को मशीन्स के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वोल्टेजेस किस तरीके से मशीन्स में प्रोड्यूस होंगी। तो आपके पास हम लोगों ने एज पर दी हेडिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में बात करेंगे। 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि फर्स्ट हम लोग बात करें जो कि डीसी मशीन्स की तरह हम लोग जैसे डीसी मशीन में कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं वो कुछ इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं डीसी मशीन्स में, जहां पे जो स्टेटर में हम लोग पोल्स का क्रिएशन करते हैं, मेन फील्ड पोल्स जो होती हैं एन और एस पोल्स, क्योंकि किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर का पार्ट, एक रोटर का पार्ट होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है। और इन बिटवीन स्टेटर और रोटर के एयर गैप होता है, तभी तो स्टेटर स्टेशनरी रहता है और रोटर रोटेटिंग बॉडी होता है। अदरवाइज एयर गैप नहीं रहेगा तो एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कैसे करेगी? तो एयर गैप होना मस्ट है मशीन में। तो यहां पे हम लोग बात करें कि ये स्टेटर का पार्ट है, येलो वाले पेन से मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, और ये रोटर का पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और रोटर में एक कंडक्टर मैं स्टैब्लिश कर देता हूं कि सपोज करिए यहां पे एक कंडक्टर मैंने स्टैब्लिश कर दिया और ये शाफ्ट की के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया, जो कि रोटर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे शाफ्ट की से मैंने रिप्रेजेंट किया। शाफ्ट की का सिग्निफिकेंस आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। अब छोटी सी डीसी मशीन्स जो आती है रिमोट कंट्रोल कार्स में जो अवेलेबल रहती है उसको भी खोल के देखिएगा, तो इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बस डिफरेंस इतना है कि लार्ज मशीन्स में जो कि इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही हैं वहां पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं कि बाई providing the number of tons in that particular magnetic material and injecting the current in that particular conductor, हम लोगों को फ्लक्स सेटअप करने का हम लोग काम करते हैं, जिसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिसको हम लोग कहते हैं। जबकि हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करें तो एन और एस पोल्स जो कि आपको अवेलेबल रहता है, जो भी मैग्नेट्स रहते हैं वहां पे अवेलेबल रहता है, वहां पे फ्लक्स प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है,
फ्लक्स प्रोडक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। तो इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल ओवर द फ्लक्स प्रोड्यूस इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन वी यूज टू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन आवर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि सपोज करिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है या फिर परमानेंट मैग्नेट है, लेट हम लोग वाइंडिंग, सेंस ऑफ द वाइंडिंग वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, या फिर करंट किस डायरेक्शन में इंजेक्शन कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। सपोज करते हैं कि ये एन पोल होगा समहाउ और ये एस पोल समहाउ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये एन पोल ऑफ द स्टेटर, ये एस पोल ऑफ द स्टेटर देखने के लिए मिल रहा है। इन बिटवीन रोटर रखा हुआ है, रोटर में स्लॉट्स अवेलेबल है और इन स्लॉट्स में रोटर कंडक्टर का प्लेसमेंट हम लोगों ने किया। ये शाफ्ट की देखने के लिए मिल रहा है, हम लोगों को शाफ्ट की देखने के लिए मिल रहा है, इजंट इट। तो सपोज करते हैं हम लोग यहां पे जो यहां से एन टू एस फ्लक्स लाइंस जो फ्लो करेंगी, ये फ्लक्स लाइंस सपोज करते हैं हम लोग डीसी फ्लक्स लाइंस है, टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस होंगी। कि सपोज करते हैं कि इस डायरेक्शन में ये फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं। ऑब्वियसली हम लोग एयर गैप में बैठ के चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो अगर बॉडी से फ्लक्स लाइंस एग्जिट कर रही हैं तो ये एन पोल होगा, और बॉडी में फ्लक्स लाइंस अगर एयर गैप से एंटर कर रही हैं तो ये एस पोल होगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ना। तो फ्लक्स लाइंस का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो फ्लक्स लाइंस है, सपोज करिए कि चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट में फॉर द टाइम बीइंग हम लोग नहीं जाते हैं, सपोज कर लीजिए ये परमानेंट मैग्नेट है। तो यहाँ पे फ्लक्स लाइंस क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज करेंगी क्या? टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं कर रही है। टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी रखा हुआ है। सपोज करिए फॉर द टाइम बिंग रोटर में किसी भी तरीके का कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। कंडक्टर जो है रोटर में स्टेशनरी रखा हुआ है, जो कि टाइम इन वेरिंग नेचर के फ्लक्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो क्या यहां पे फैराडेज लॉ के ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वोल्टेजेस का बिल्डअप होगा इस पर्टिकुलर कंडक्टर में? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फैराडेज लॉ कहता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने डिस्कशन किया होता, कोई भी स्टेशनरी कंडक्टर वो अगर टाइम वेरिंग नेचर के फ्लक्स के साथ इंटरेक्शन में है, देन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा। यहां पे स्टेशनरी कंडक्टर तो रखा हुआ है, एज ऑफ नाउ स्टेशनरी है, रोटर में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। और ये जो एन टू एस फ्लक्स लाइंस मूव कर रही हैं, ये भी डीसी नेचर की हैं, टाइम इन वेरिंग नेचर की हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही हैं। जो कि टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स अगर इस स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से लिंकअप होंगी तो क्या वोल्टेजेस का बिल्डअप होगा इस कंडक्टर में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग बात करते थे कि टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइन, टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइन स्टेशनरी कंडक्टर से लिंकअप करेंगी, तब जाके यहां पे वोल्टेजेस का बिल्डअप होगा। ये कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस है, डीसी फ्लक्स लाइंस है, ये अगर स्टेशनरी कंडक्टर से लिंकअप होंगी तो यहां पे वोल्टेजेस का बिल्डअप नहीं होगा। तो देखिए, वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए दो चीजें हम लोगों को चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, दो बेसिक व्हाट डू से कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो एक फ्लक्स लाइंस होने चाहिए और दूसरा कंडक्टर होना चाहिए। इन्हीं दोनों का इंटर रिलेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तभी तो जाके वोल्टेजेस का बिल्डअप होगा ना। कि अगर हम लोग एन टू एस फ्लक्स लाइंस के बारे में बात करें, यहां पे मैग्नेट रखा हुआ है, यहां पे कोई कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में दो चीजें तो चाहिए ना एटलीस्ट, कि कंडक्टर्स में वोल्टेज बिल्डअप हम लोगों को करवाना है तो वो उनको मैग्नेट्स के बीच में रोटेट कराना पड़ेगा, तभी तो वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो यहां पे दो चीजें चाहिए रहेगी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, एक फ्लक्स और दूसरा कंडक्टर। तो यहां पे फ्लक्स का नेचर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और कंडक्टर का नेचर जानने की कोशिश करते हैं। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बात करें तो फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हैं या फिर टाइम इन वेरिंग नेचर की हैं? ऑब्वियसली ये टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है। ये वाली फ्लक्स लाइंस है, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस है, डीसी करंट का इंजेक्शन कर रहा है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अदरवाइज व्हाट डू वी से, ये परमानेंट मैग्नेट भी आप समझ सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करें कि फ्लक्स का जो नेचर है वो टाइम इन वेरिंग नेचर का है, टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स लाइंस चेंज नहीं कर रही हैं, टाइम इन वेरिंग फ्लक्स है। कंडक्टर कैसा है? कंडक्टर कैसा है, स्टेशनरी है या फिर मूविंग है? कंडक्टर अगर स्टेशनरी होगा तो वोल्टेज का बिल्डअप हो गया क्या कंडक्टर में? बिल्कुल भी नहीं।
वोल्टेज का बिल्डअप बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये फ्लक्स लाइंस टाइम इन वेरिंग होने के साथ साथ स्टेशनरी है या फिर रोटेटिंग है। ये तो स्टेटर में असेंबल्ड है ना एन और एस पोल्स, तो ये क्या रोटेट करेंगे क्या? स्टेटर कभी भी रोटेट करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्टेटर स्टेशनरी ऑलवेज रहेगा। तो ये स्टेशनरी बने हुए हैं, मतलब ये टाइम इन वेरिंग के साथ साथ कैसी हैं? स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी हैं, इजंट इट? तो यहां पे इस कंडक्टर में अगर ये स्टेशनरी बना हुआ है तो इस कंडक्टर में किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कंडक्टर्स में वोल्टेज बिल्डअप चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो एन और एस पोल्स जो कि फ्लक्स लाइंस आ रही हैं डीसी नेचर की, एन पोल से निकल रही हैं फ्लक्स लाइंस और एस पोल पे इंटर कर रही हैं, इन फ्लक्स लाइंस के बीच में आपको कंडक्टर्स को, जो भी कंडक्टर्स है या फिर रोटर में जो कंडक्टर प्लेस किया गया है वो रोटेट करना चाहिए, तभी जाके ये जो कंडक्टर है वो फ्लक्स कटिंग या फिर फ्लक्स लिंकेजेस एक्सपीरियंस करेगा। और अगर फ्लक्स लिंकेजेस एक्सपीरियंस करेगा देन ओनली वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो सकता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेजेस, क्योंकि यहां पे डायनेमिक मोशन होना जरूरी है। अगर टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है तो वहां पे डायनेमिक मोशन होना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंड्यूस वोल्टेजेस, इन ऑर्डर टू डेवलप द इंड्यूस वोल्टेजेस। वहां पे डायनेमिक मोशन होना जरूरी है, या तो कंडक्टर्स रोटेट करे या तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस रोटेट करे, दोनों में से कोई एक को रोटेट करना, डायनेमिक मोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हम लोग बात करें कि अगर ये स्टेशनरी है तो इंड्यूस वोल्टेज नहीं देखने के लिए मिलेगा। सपोज करते हैं कि ये जो रोटर है उसको हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, जो कि ओमेगा जो एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला कंडक्टर एज ऑफ नाउ यहां पे रखा हुआ है। अब ये जब रोटेट करके इस वाले पोजीशन पे पहुंचेगा तो एन पोल से मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। देन अगेन रोटेट करके जब यहां पे पहुंचेगा तो अगेन जीरो फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। जब ये कंडक्टर रोटेट करके यहां पे पहुंचेगा तो देन नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। देन यहां पे पहुंचेगा देन अगेन जीरो फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है ना, चेंज इन फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है ना, कि ये अगर रोटेट करेगा पूरे अपने पेरीफेरी में इस तरीके से रोटेट करेगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा, चेंज इन फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। और फैराडेज लॉ यही कहता है कि कोई भी कंडक्टर है वो चेंज इन फ्लक्स अगर एक्सपीरियंस करे तभी इंड्यूस वोल्टेजेस का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर है कि ये अगर स्टेशनरी रहेगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, अगर ये एन और एस पोल्स के बीच में रोटेट करेगा तभी ये फ्लक्स लिंकेजेस का एक्सपीरियंस करेगा और देन इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये वाला कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा अगर रोटेट करेगा? तो डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां पे फ्लक्स कुछ और है, यहां पे फ्लक्स कुछ और होंगी, यहां पे कुछ और होंगी, यहां पे चेंज इन फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन फ्लक्स जब एक्सपीरियंस करेगा तभी जाके यहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस कंडक्टर्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो कंडक्टर्स कैसे रहने चाहिए यहां पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होने के लिए? कंडक्टर्स को रोटेटिंग होना चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन में कंडक्टर रोटेटिंग होने चाहिए, रोटेटिंग होने चाहिए। देन ओनली वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डीसी मशीन्स में देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, कि आर्मेचर, जहां पे हम लोग आर्मेचर कंडक्टर्स का प्लेसमेंट कर रहे हैं। आर्मेचर कंडक्टर मतलब कि रोटर में या फिर स्टेटर में जो कॉपर कंडक्टर का इंसर्शन कर रहे हैं हम लोग, जो मेन वाइंडिंग है मशीन की वो जहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में भी प्लेस की जा सकती है, रोटर में भी प्लेस की जा सकती हैं। अगर आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ा होगा तो आपने सुटेबल लोकेशंस के बारे में एनालिसिस किया होगा, वो लेटर पॉइंट ऑफ टाइम ग्रेजुअल चीजों के साथ आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग सेशन में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी मशीन में कहां पे प्लेस करते हैं और क्यों प्लेस करते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको लोगों को ये बता रहा हूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग डीसी मशीन्स में फॉलो करते हैं कि आपके एन और एस पोल्स स्टेशनरी रहे और आर्मेचर जो हो वो रोटेट करे। आर्मेचर किसको कहते हैं? जहां पे हम लोगों ने मेन वाइंडिंग्स प्रोवाइड की हुई है, बल्क ऑफ वाइंडिंग प्रोवाइड की हुई है, जहां पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। तो डीसी मशीन्स में ये कंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करते हैं। ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। डीसी मशीन, डीसी मशीन स्टेशनरी
फील्ड पोल्स, ये क्या है? फील्ड पोल्स है ना, एन और एस पोल्स जो क्रिएट कर रहे हैं, फ्लक्स लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। फ्लक्स लाइंस मतलब कि फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस दोनों सेम है। तो यहां पे हम लोग बात करें, ये मेन फील्ड पोल्स है, जो कि क्या है? स्टेशनरी रखे हुए हैं। जबकि हम लोग बात करें स्टेशनरी फील्ड पोल्स एंड रोटेटिंग आर्मेचर, जहां पे हम लोगों ने वाइंडिंग्स प्रोवाइड की हुए, कंडक्टर्स प्लेस किए हुए हैं, वो आर्मेचर आपका कहलाएगा, जहां पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो रहा है। तो ये रोटेटिंग आर्मेचर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ अ डीसी मशीन। क्योंकि डीसी मशीन्स में फोर्सफुली हम लोगों को इसके साथ जाना पड़ता है। डीसी मशीन्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम लोग पोल्स को रोटर में प्लेस कर दें और आर्मेचर को हम लोग स्टेटर में प्लेस कर दें। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास डीसी मशीन्स में नहीं होती है, क्योंकि डीसी मशीन्स में हम लोगों को कम्यूटेटर्स का प्लेसमेंट करना पड़ता है। कम्यूटेटर जो कि एसी से डीसी में या फिर डीसी से एसी में कन्वर्जन करने का काम करता है, जो कि आर्मेचर में इंड्यूस वोल्टेजेस हैं, एसी इंड्यूस वोल्टेजेस है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसीलिए तो हम लोग डीसी मशीन कह रहे हैं। तो कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रोटेटिंग डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो कि रोटेटिंग एक्शंस के थ्रू एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर जो कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, और मैकेनिकल रेक्टिफायर इन द सेंस कम्यूटेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कम्यूटेटर के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रहता है, जो कि मैकेनिकल रोटेटिंग डिवाइस है, जिसको आर्मेचर में ही हम लोगों को प्लेस करना रहेगा। अगर आर्मेचर हम लोग स्टेटर में प्लेस कर दे तो स्टेटर में स्टेशनरी रहेगा। स्टेटर में तो रोटेटिंग नहीं किया जा सकता है ना, आर्मेचर को रोटर में ही प्लेस करेंगे तभी तो आर्मेचर रोटेट करेगा, और रोटर में ही और आर्मेचर में ही वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है। उसी वोल्टेजेस को एसी में डीसी में कन्वर्ट, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए कम्यूटेटर को फोर्सफुली हम लोगों को रोटर में ही प्लेस करना रहेगा, और रोटर में ही आर्मेचर कंडक्टर्स का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। डीसी मशीन्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये इंटरचेंज किया जा सके, लेकिन एसी मशीन्स में फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। चाहे तो हम लोग ये वाला भी कंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं एसी मशीन्स में, एसी मशीन्स इन द सेंस इंडक्शन मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन, तो यहां पे ये वाला भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, और इसके अपोजिट की इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि अगर आप आर्मेचर को स्टेटर में प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और फील्ड पोल को रोटर में करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जब हम लोग एसी मशीन का डिस्कशन चालू करेंगे तो वहां पे भी हम लोग डिटेल सेशन में देखेंगे कि क्या हमारे लिए ये यूजफुल रहेगा, कि आर्मेचर को रोटर में रखना यूजफुल रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, कि आर्मेचर को स्टेटर में रखना इकोनॉमिकल और यूजफुल रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर बाद में डिसाइड करेंगे। एज ऑफ नाउ यही कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करें, तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम लोग बात करें। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लेते हैं कि चलिए अभी हम लोगों ने लिया हुआ था कि आर्मेचर को हम लोगों ने रोटर में प्लेस किया हुआ था और फील्ड पोल्स को स्टेटर में प्लेस किया हुआ था। अब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं ना, अब फील्ड पोल्स को हम लोग रोटर में प्लेस करेंगे और आर्मेचर को स्टेटर में प्लेस करेंगे। ये शाफ्ट की को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बुल आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेटर वाला पार्ट कौन सा है। ये पूरा येलो वाला पार्ट स्टेटर का है और ये वाला व्हाइट वाला पार्ट जो कि शाफ्ट की के कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो रोटर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये यूजुअली हम लोग जो है एसी मशीन्स में यही कंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं वो डिटेल सेशन में देखेंगे।
इजंट इट? क्यों करते हैं वो डिटेल, क्योंकि इकोनॉमिकल होता है। किस लिए इकोनॉमिकल होता है वो डिटेल्ड सेशन में देखेंगे हम लोग। और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो चलिए इस एसी मशीन्स में हम लोग बात करें, एसी रोटेटिंग मशीन्स में। तो यहां पे हम लोगों को स्टेशनरी, जहां पे वाइंडिंग्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी की पूरी वाइंडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आर्मेचर बोलेंगे ना। तो स्टेशनरी आर्मेचर, आर्मेचर क्या है? स्टेशनरी है। एंड रोटेटिंग फील्ड पोल्स, ये रोटेटिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, रोटेटिंग फील्ड पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बात करें अगर हम लोग यहां पे कि सपोज करिए समहाउ कि ये परमानेंट मैग्नेट ऑब्वियसली नहीं है, यहाँ पे वाइंडिंग्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वाइंडिंग्स में डीसी करंट का इंजेक्शन करेंगे, तब जाके फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी। चलिए मैं एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं जिससे आपको समझने में इजीनेस रहे। कि सपोज करिए इस तरीके से वाइंडिंग्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, डीसी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे आईडीसी करंट फ्लो करेगा और इस आईडीसी का करंट इस डायरेक्शन में होगा, ये टॉप से फिर बॉटम में जाता हुआ, देन टॉप में, देन टॉप में, देन टॉप में, देन बॉटम से आता हुआ इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। तो अगर करंट का डायरेक्शन आपको नोन है तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस होंगी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो फ्लक्स लाइंस इस बॉडी से एयर गैप में बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बॉडी से फ्लक्स लाइंस बाहर आती हुई नजर आ रही है, मतलब ये एन पोल ऑफ द रोटर होगा और ये एस पोल ऑफ द रोटर होगा, क्योंकि फ्लक्स लाइंस क्लोज बाय इट्स ओन होती है, अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यहां से एंटर करेंगी, यहां से बाहर जाएंगे। क्लियर है? तो ये एन और एस पोल्स का क्रिएशन हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि यहां पे जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो रखे हुए हैं और ऑब्वियसली रोटर है तो रोटर में रोटेशन हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, रोटर है तो रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग इस रोटर को रोटेट करते हैं, क्योंकि स्टेटर को तो रोटेट नहीं किया जा सकता है, रोटर को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो ये कंडक्टर्स, सपोज करिए ये कंडक्टर यहां पे प्लेस्ड है, एज ऑफ नाउ ये एन पोल है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को एग्जिबिट कर रहा है। और ये जो फील्ड पोल्स यहां से जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं मेन फील्ड पोल्स के थ्रू, जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो किस नेचर की होंगी? टाइम वेरिंग नेचर या फिर टाइम इन वेरिंग नेचर? ऑब्वियसली टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है, टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस यहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहां पे क्या थी? टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस थी, बस एन से निकल रही थी, एस पे इंटर कर रही थी, एन से निकल रही थी एस पे, ये कांस्टेंट बनी हुई है, इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, एसी फ्लक्स लाइंस नहीं है, टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस नहीं है, टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है। यहां पे भी जो फ्लक्स लाइंस है वो टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी, टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए क्या क्या चाहिए? बेसिक फंडामेंटल हम लोगों को फ्लक्स लाइन चाहिए या फिर फील्ड चाहिए एंड कंडक्टर चाहिए। तो फ्लक्स लाइंस यहां पे कैसी हैं हम लोगों को देखने के लिए मिला? टाइम इन वेरिंग नेचर की है, टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं। और ये फ्लक्स लाइंस मूविंग होंगी या फिर स्टेशनरी होगी? रोटर में प्लेस्ड है तो रोटर ऑब्वियसली रोटेट कराना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये रोटर रोटेटिंग बॉडी में रहेंगी। तो टाइम इन वेरिंग के साथ साथ ये टाइम रोटेटिंग बॉडी रहेगी। अब कंडक्टर के बारे में बात करें, कंडक्टर स्टेटर में प्लेस्ड है तो ऑब्वियसली कंडक्टर्स कैसे होंगे? स्टेशनरी होंगे, स्टेटर तो रोटेट करेगा नहीं आपका, तो कंडक्टर्स कैसे हैं? यहां पे स्टेशनरी है। तो हम लोगों ने प्रीवियसली बात किया हुआ था कि जब भी टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हो, जब भी टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हो, उसमें रिलेटिव मोशन जरूरी है, डायनेमिक मोशन जरूरी है। ये अगर टाइम इन वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है, ये कंडक्टर रखा हुआ है स्टेटर में, तो
स्टेटर तो रोटेट नहीं कर सकता, स्टेटर स्टेशनरी है, तो दोनों में से किसी एक को रोटेट करना पड़ेगा, डायनेमिक मोशन में रहना पड़ेगा। तो ये फील्ड पोल्स जो हैं जो कि रोटर में प्लेस्ड हैं, ये स्टेटर में प्लेस्ड हैं, ऐसे कंसीडर करिएगा। ये पूरे स्टेटर में कंडक्टर इस तरीके से प्लेस्ड हैं जो कि स्टेशनरी हैं, और ये रोटर है, रोटेट कर रहा है, रोटर रोटेट कर रहा है। तो रोटर को यहां पे रोटेट होना पड़ेगा, डायनेमिक मोशन होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम इनवेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है। तभी ये कंडक्टर d∅dt का एक्सपीरियंस करेगा, चेंज इन फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा, और इस कंडक्टर में इंड्यूस वोल्टेजेस का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। प्रीवियसली क्या हो रहा था, कंडक्टर कहां पे प्लेस थे, कंडक्टर आपके रोटर में प्लेस्ड थे, और ये जो है स्टेटर में प्लेस था। ये स्टैटिक एन और एस पोल्स बने हुए थे, एन से फ्लक्स लाइंस निकल रही थी, एस पे इंटर कर रही थी, और ये कंडक्टर रोटर में था। तो ये भी कैसी थी, टाइम इनवेरिंग नेचर की। जब भी टाइम इनवेरिंग नेचर की फ्लक्स हो तो वहां पे डायनेमिक मोशन होना, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। तो इस कंडक्टर को रोटेट कराना पड़ा था हम लोगों को, रोटर में ये कंडक्टर्स रोटेट कर रहे थे। अभी कंडक्टर्स स्टेशनरी है, आपके फील्ड पोल्स रोटेट कर रहे हैं। तो डायनेमिक मोशन का होना जरूरी है जब भी टाइम इनवेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हो। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में टाइम इनवेरिंग नेचर की हैं, तो फ्लक्स लाइंस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि रोटर में प्लेस्ड है तो ये रोटेटिंग होनी चाहिए, डायनेमिक रोटेशन होना चाहिए इसमें, रोटेटिंग, तभी जो होगा वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। तो यहां पे जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस होगा इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, उस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज, डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। प्रीवियसली हम लोग बात करें, यहां पे भी क्या होना चाहिए था, दोनों के बीच में डायनेमिक मोशन हो रहा था ना, रिलेटिव मोशन हो रहा था कि ये रोटेट कर रही थी, ये स्टेशनरी थी। तो यहां पे भी डायनेमिक मोशन हो रहा है जिसके कारण वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके थ्रू भी जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज, कि इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज कहेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज कहेंगे। अब चलते हैं हम लोग थर्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जो कि आपने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स स्टडी कर लिया हुआ है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑब्वियसली वोल्टेज बिल्डअप चाहिए हम लोगों को, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो बेसिक फंडामेंटल आइडियाज क्या होने चाहिए। एक तो फ्लक्स होना चाहिए, फ्लक्स के साथ साथ हमारे पास कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहां पे एक ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करता हूं। ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो इस ट्रांसफॉर्मर में अगर मैं वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग्स प्रोवाइड करता हूं कुछ इस तरीके से, सेंस ऑफ द वाइंडिंग के साथ, तो ट्रांसफार्मर में, और सेकेंडरी वाइंडिंग्स भी ऑब्वियसली अवेलेबल रहती है जिसके साथ हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में हम लोग बात करें तो प्राइमरी साइड से हम लोग सोर्स अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। और ये सोर्स कैसा होता था, ऑब्वियसली अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में डीसी देते हैं तो ब्लॉक कर देता है, ये सारी आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगी। तो यहां से मैं बात करूं, इसीलिए हम लोग एसी यहां पे सप्लाई करते हैं, इस नेचर का वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे, साइनसोइडल वोल्टेजेस सप्लाई करेंगे। तो जब ये वोल्टेज कैसा है, टाइम वेरिंग नेचर का है, तो टाइम वेरिंग नेचर का है, तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस करेगा ये, वो भी कैसी होंगी, टाइम वेरिंग नेचर की करंट होंगी, इस तरीके से करंट होगी, साइनसोइडल करंट, कि अगर वोल्टेज साइनसोइडल है तो करंट भी हम लोगों को साइनसोइडल देखने के लिए मिलेगा। इजंट इट? आइडियल केसेस में हम लोग बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकलिटीज अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए हुए हैं, या फिर नॉन लीनियरिटी इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। याद रखिएगा माइंड में कि अगर वोल्टेज साइनसोइडल है तो करंट भी साइनसोइडल देखने के लिए मिल रहा है, इफ एंड ओनली इफ योर ट्रांसफार्मर इज लीनियर, कि नॉन लीनियरिटी इफेक्ट वगैरह हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आइडियल मशीन एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। देन
कि ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्शन करेगा तो n मल्टीप्लाइड विथ i N1 I1 मिलके एमएमएफ क्रिएट करेंगे, एमएमएफ क्रिएट करेंगे और उस एमएमएफ के थ्रू यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना। N1 मल्टीप्लाइड विथ i मिलके यहाँ पे एमएमएफ क्रिएट करेंगे। एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विथ करंट ओनली, यू नो। इसीलिए एमएमएफ का जो यूनिट रहता है एम्पियर टर्न्स में होता है, कि करंट की यूनिट एम्पियर्स में है, टर्न्स की यूनिट टर्न्स में है, टर्न्स यूनिट लेस है ऑब्वियसली, तो एम्पियर टर्न्स में इसकी यूनिट हम लोग रखते हैं एमएमएफ की। तो ये दोनों मिलके एमएमएफ क्रिएट करेंगे जिसके कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा। और इस फ्लक्स लाइंस को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट अगर कर रहा हूं तो ये फ्लक्स लाइंस लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेंगी, हाईली परमिएबल पाथ को फॉलो करेंगी। तो ये फ्लक्स लाइंस अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगी जो कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक अप होंगी। और क्योंकि हम लोग आइडियल फेज ऑफ मशीन एनालिसिस में है तो जितनी की जितनी फ्लक्स लाइंस है सारी की सारी फ्लक्स लाइंस कन्फाइंड टू द कोर होंगी। किसी भी तरीके का कोई लीकेज फ्लक्स का कंसिडरेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि ये आइडियल मशीन है। कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं, जितनी फ्लक्स प्राइमरी से प्रोड्यूस हो रही है सारी की सारी फ्लक्स लाइन सेकेंडरी से लिंकअप हो रही हैं। तो ये फ्लक्स लाइंस अगर सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंकअप हो रही हैं तो ये कैसा था? यहां पे साइनोसोइडल सोर्स था, यहां पे करंट कैसा था? टाइम वेरिंग नेचर का था, ऑब्वियसली साइनोसोइडल देखने के लिए मिला। तो यहां पे ये करंट नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, करंट जब साइनोसोइडल है तो यहां पे जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करेगा वो भी साइनोसोइडल फ्लक्स लाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। ये जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं वो टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस होंगी। वेरिंग कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रही है? वेरी कर रही है, कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिलेंगी। और जब भी टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस स्टेशनरी कंडक्टर से लिंकअप होती हैं तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा आपको, कि जब भी टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस स्टेशनरी कंडक्टर से लिंकअप होंगी तो कोई भी डायनेमिक मोशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्योंकि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का कोई डायनेमिक मोशन की हम लोगों को जरूरत नहीं है। जबकि अदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या हो रहा था? एक स्टेशनरी था, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को रोटेट होना पड़ रहा था। यहां पे डायनेमिक मोशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कंपेयर टू ऑल अदर मशीन्स एफिशिएंसी, हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी हम लोगों को ट्रांसफार्मर में देखने के लिए मिलती है, बिकॉज नो रोटेटिंग पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफार्मर। अब रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो नो फ्रिक्शन लॉसेस, कोई भी मैकेनिकल लॉसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जबकि अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में रोटेशनल लॉसेस वगैरह को भी कंसीडर करना पड़ता है हम लोगों को, इजंट इट? तो ये टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस स्टेशनरी कंडक्टर, इसके थ्रू ही तो अपना पाथ कंप्लीट करेंगे ना। तो ये स्टेशनरी कंडक्टर के साथ टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं तो यहां पे वोल्टेजेस का बिल्डअप होगा, और यही फ्लक्स लाइंस अपना पाथ इस प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू भी कंप्लीट कर रही हैं। मतलब ये वाला भी कंडक्टर जो है टाइम वेरिंग नेचर के फ्लक्स लाइंस के साथ इंटरेक्शन में है, तो यहां पे भी इंड्यूस वोल्टेजेस होगा जो कि प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस E1 कहेंगे, सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेजेस E2 कहेंगे। इंड्यूस वोल्टेजेस का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब इस वोल्टेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये टाइम वेरिंग नेचर का इंड्यूस वोल्टेजेस है, सॉरी स्टैटिकली इंड्यूस वोल्टेज है या फिर डायनेमिकली इंड्यूस वोल्टेज है। लेट्स राइट डाउन हियर। ये फ्लक्स का नेचर कैसा है? फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुई है वो फ्लक्स का नेचर कैसा है? फील्ड का नेचर कैसा है? टाइम वेरिंग नेचर के देखने के लिए मिल रही है। टाइम वेरिंग नेचर, टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही है। कंडक्टर जो है वो रोटेशन में है या फिर स्टेशनरी है? ऑब्वियसली स्टेशनरी है, कि लिम्ब्स में इस कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने असेंबल्ड किया हुआ है जो कि स्टेशनरी है, इसमें कोई भी रोटेटिंग नहीं इन्वॉल्व है। तो ये भी कैसा है? स्टेशनरी है। तो क्या वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा क्या अदर, या फिर नहीं होगा तो हम लोगों को मोशन कराना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी मोशन नहीं कराना पड़ेगा। वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हैप्पीली होगा, क्योंकि टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस स्टेशनरी कंडक्टर से लिंकअप हो रही हैं तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो रहा है। तो टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है, टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है प्लस स्टेशनरी भी है, कि इसमें किसी भी तरीके का कोई मोशन हो रहा है क्या? एन और एस पोल्स रोटेट कर रहे हैं क्या स्पेस में? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेशनरी रखे हुए हैं। तो यहां पे भी स्टेशनरी है।
ये भी कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। इसके थ्रू जो इंड्यूस वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज हम लोग कहेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है उसको हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। तो ये 3 मोड्स आपको देखने के लिए मिले। जब भी, अब नोट पॉइंट एक बना के हम लोग लिख लेते हैं, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने सेशन में डिस्कशन किया, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं सेशन में। तो कुछ नोट पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर फ्लक्स जो हो रहा है वो टाइम इनवेरिंग होगा, नेचर का होगा, सो इट नीड्स रिलेटिव मोशन between the conductor and field poles to develop the induced voltage. सेकंड हम लोग बात करें, इफ फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो टाइम वेरिंग नेचर की होंगी, वेरिंग नेचर की होंगी, सो इट नीड नॉट require relative motion for flux linkages and to develop the induced voltage because already have inherent rate of change of flux. Naturally it has change in flux. तो ये दोनों नोट पॉइंट हम लोगों ने लिखा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर की, और ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में आज के सेशन में हम लोगों ने बात किया। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में आज के सेशन में हम लोगों ने बात किया, isn't it?
तो यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। यहां तक की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी आपकी। अब एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस वोल्टेजेस में। सम टेक्स्ट बुक कहते हैं कि जहां पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम पोजीशन पे है वहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस जीरो देखने के लिए मिलेगा। कुछ फर्दर वो कहीं पे कहते हैं कि जहां पे फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे है, वहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस भी जीरो देखने के लिए मिलेगा। या फिर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है तो मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहां पे डिफाइंड है और किसके लिए डिफाइंड है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली डिटेल्ड आइडिया नहीं देखेंगे, अदरवाइज सेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको लॉन्ग डिस्कशन भी चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के तरह इसका एक प्रॉपर सेशन ले लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपकी जितनी भी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस वोल्टेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आपने ट्रांसफॉर्मर में देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी लिखते हैं, इजंट इट। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम लोग फ्लक्स लाइंस को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, फ्लक्स लाइंस को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, सपोज करिए इस नेचर का फ्लक्स लाइंस मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से कोसाइन वेव ऑफ फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है, फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है। तो इंड्यूस वोल्टेजेस को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि अगर ये फ्लक्स है तो इंड्यूस वोल्टेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ऑब्वियसली, जस्ट अ सेकेंड, एक बार प्रॉपरली हम लोग इस चीज को ड्रॉ कर लें जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में। इस तरीके से अगर हम लोगों ने फ्लक्स को ड्रॉ किया हुआ है, फ्लक्स को ड्रॉ किया हुआ है, तो इंड्यूस वोल्टेजेस को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ऑब्वियसली ये टाइम के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। तो इंड्यूस वोल्टेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट स्लोप ओनली, हो ना, कि इस फ्लक्स का जो स्लोप होगा वही तो डी फाई बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लाइंस है। तो यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप क्या है, इनिशियली स्लोप क्या है, स्लोप जीरो देखने के लिए मिल रहा है। जब स्लोप जीरो देखने के लिए मिल रहा है, स्लोप जब जीरो देखने के लिए मिल रहा है तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फाई का रिप्रेजेंटेशन है, ये डी फाई बाई डी टी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस फ्लक्स लाइंस, स्लोप ऑफ दिस फ्लक्स। तो यहां पे स्लोप क्या है, जीरो देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे स्लोप मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है, मैक्सिमम स्लोप देखने के लिए मिल रहा है। अगेन यहां पे हम लोग बात करें तो स्लोप क्या है, जीरो देखने के लिए मिल रहा है। टॉप पे क्या है, स्लोप जीरो देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे स्लोप ये देखने के लिए मिल रहा है, स्लोप यहां पे मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है। तो स्लोप को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहां पे स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, डी फाई बाई डी टी। यहां पे स्लोप देखिए, यहां पे स्लोप इसको टच करता हुआ कुछ इस तरीके से होगा, समथिंग लाइक दैट, इजंट इट। तो यहां पे भी स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप यहां पे भी जीरो देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, स्लोप की वैल्यू जीरो देखने के लिए मिल रही है। तो जब स्लोप की वैल्यू जीरो है, जब स्लोप की वैल्यू जीरो है तो इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, जब स्लोप जीरो है तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी जीरो देखने के लिए मिलेगा। जब फ्लक्सेस मैक्सिमम है तो डी फाई बाई डी टी क्या है, जीरो है, और जब डी फाई बाई डी टी जीरो है मतलब स्लोप जीरो है तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी जीरो देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि यहां पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इंड्यूस वोल्टेजेस को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इंड्यूस वोल्टेजेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पे डी फाई बाई डी टी, सॉरी, फ्लक्स लाइंस क्या है, जीरो है। जब फ्लक्स लाइन जीरो है तो डी फाई बाई डी टी क्या है, स्लोप क्या है, मैक्सिमम है। यहां पे देखिए स्लोप मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा आपको, स्लोप क्या है, मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। स्लोप जीरो, स्लोप
कुछ इंक्रीज हुआ यहां पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब कि स्लोप अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम है तो इंड्यूस वोल्टेज, स्लोप जब मैक्सिमम है तो इंड्यूस वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो स्लोप जीरो है, जब स्लोप जीरो है तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी जीरो देखने के लिए मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं तो स्लोप यहां पे भी क्या है, मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है स्लोप। जब स्लोप देखिए फ्लक्स लाइंस क्या है, जीरो है, फ्लक्स लाइन जीरो है, लेकिन डी फाई बाई डी टी क्या है, मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा है, स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम देखने के लिए मिल रही है, इसलिए इंड्यूस वोल्टेजेस भी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, यहां पे मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम होगा, नेगेटिव मैक्सिमम। तो इंड्यूस वोल्टेजेस अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से कर्व मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरीके से एक कर्व मैं ड्रॉ कर सकता हूं जो कि इंड्यूस वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करेगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है डी फाई बाई डी टी के अकॉर्डिंग, इजंट इट, ये टाइम के रेस्पेक्ट में। देन अगेन हम लोग बात करें तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BLV, BLV। Some people says that or some textbook says that this is the equation for statically induced voltage, therefore हम लोग इसको ट्रांसफार्मर में अप्लाई करते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज and this is for dynamically induced voltage, dynamically induced voltage। Here V is not the voltage, ये voltage नहीं है, this is called velocity of the conductor, वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है ना, दिस इंडिकेट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस B इंडिकेट्स फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। एंड प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, तो आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B मल्टीप्लाइड विथ AC, B मल्टीप्लाइड विथ AC। सो वी कैन राइट इट एज फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। इफ योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, देन वी कैन राइट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देन वी, if you draw the graph, कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सपोज करिए फ्लक्स डेंसिटी, साइनसोइडल फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए मैं साइनसोइडल फ्लक्स डेंसिटी कंसीडर करता हूं, कुछ इस तरीके से साइनसोइडल फ्लक्स डेंसिटी मैंने कंसीडर किया, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, साइनसोइडल फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, साइनसोइडल फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिल रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें डायनेमिकली इंड्यूस वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो इंड्यूस वोल्टेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, और यही तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी का वेव है। तो मतलब ये इक्वेशन ये कर रहा है कि जहां पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम पोजीशन पे है, वहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस भी अपने मैक्सिमम पे होगा, इंड्यूस वोल्टेजेस भी अपने मैक्सिमम पे होगा। कि अगर मैं इंड्यूस वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करूं तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी अपने मैक्सिमम पे होगा, क्योंकि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट इट एज एंड ड्रॉ इट एज दिस। कि इस तरीके से फ्लक्स डेंसिटी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, मैक्सिमम पोजीशन पे देखने के लिए मिल रहा है।
तो यहां तक कोई भी डिफिकल्टी हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग मूव करते हैं एंड फर्दर चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे तो डाउटफुल सिचुएशन बन रहा है कि एक इक्वेशन, एक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंड्यूस वोल्टेजेस कि जहां पे फ्लक्स लाइंस अपने मैक्सिमम पे हैं वहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस जीरो है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जहां पे फ्लक्स लाइंस अपने जीरो पे हैं वहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस भी जीरो है, और फ्लक्स लाइंस जहां पे मैक्सिमम पे हैं वहां पे इंड्यूस वोल्टेजेस भी मैक्सिमम पे है। तो दोनों ये स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग इस सारी चीजों को समझ सकते हैं? तो मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन में जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए अगर आपको नीड होगी तो कमेंट में करिएगा, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे, अदरवाइज ऑल इट इज गोइंग टू बी ओके ओनली। तो ये किसके लिए डिफाइंड है और वो किसके लिए डिफाइंड है, ये चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ, अगर ये डी फाई बाई डी टी ये वाला कर्व के बारे में बात कर रहे हैं कि जब फ्लक्सेस अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है तो इंड्यूस वोल्टेजेस अपने जीरो पोजीशन पे होगा, ये उसके लिए डिफाइंड है। जब हम लोग बात करें इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल और टर्न के बारे में बात करते हैं, टर्न के बारे में बात करेंगे तो ये वाला वेव फॉर्म वैलिड रहेगा और ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। जबकि जब फ्लक्स अपने मैक्सिमम पे है या फिर फ्लक्स डेंसिटी अपने मैक्सिमम पे है तो इंड्यूस वोल्टेज जीरो पे होगा, और जब फ्लक्सेस अपने जीरो पे है तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल और टर्न अपने जीरो पे होगा। और ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग बात करेंगे इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर के लिए या फिर कॉइल साइड के लिए। आपने डीसी मशीन पढ़ लिया हुआ है तो कंडक्टर क्या है, कॉइल साइड क्या है, टर्न क्या है, ये सारी चीजों का बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा। कि चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ये क्या है। ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये एक सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, isn't it? जिसमें करंट फ्लो कर, करंट कैरी करने की कैपेबिलिटीज हो। अब हम लोग बात करें टर्न के बारे में, तो ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, और इन दोनों को बैक टू बैक इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं बैक टू बैक कनेक्शन। कि इस तरीके से सपोज करते हैं हमारे पास एक मशीन है, इस तरीके से सपोज करिए रोटर है, ये एक रोटर है। तो यहां से हम लोगों ने कंडक्टर का इंसर्शन किया, इंजेक्ट किया, और ये बैक टू बैक कनेक्टेड करते हुए यहां से हम लोगों ने बाहर ले आया, अपोजिट साइड से बाहर, जस्ट 180 डिग्री से बाहर ले आए हम लोग। तो इस कनेक्शन को बैक टू बैक कनेक्शन हम लोग कहते हैं, और जो कि एक्टिव पार्ट ऑफ द मशीन में इन्वॉल्व नहीं होती है। अब एक्टिव लेंथ ऑफ द मशीन क्या होती है, जहां पे प्रॉपरली स्टेटर की फ्लक्स लाइंस और रोटर के थ्रू जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो दोनों इंटरेक्शन कर रही हैं, उतने पार्ट को हम लोग एक्टिव पार्ट ऑफ द, एक्टिव लेंथ ऑफ द मशीन कहते हैं, जहां पे दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। अदरवाइज ये बैक टू बैक कनेक्शन में इंटरेक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। सो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ लीकेज ओनली, बैक टू बैक लीकेज, इसीलिए आप लोग सिंक्रोनस मशीन्स वगैरह में एनालिसिस करते हैं। तो इसके बारे में बात करें, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये बैक टू बैक कनेक्टेड हो गया, जो कि एक टर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, एक टर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। कंडक्टर, ये एक कंडक्टर था, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर को बैक टू बैक कनेक्शन हम लोगों ने प्रोवाइड कर लिया, बैक टू बैक कनेक्शन हम लोगों ने प्रोवाइड कर लिया, जो कि एक प्रॉपर टर्न का फॉर्मेशन करना है। वन टर्न देखने के लिए मिल रहा है, वन टर्न देखने के लिए मिल रहा है। अब कॉइल के बारे में अगर हम लोग बात करें, कॉइल के बारे में अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर था। अब कई टर्न्स मिलके एक कॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, कई टर्न्स मिलके एक कॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। कि ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, ये तीसरा टर्न हुआ,
इस तरीके से ये कॉइल का फॉर्मेशन हो गया, जिसके दो टर्मिनल्स यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम लोग कॉइल कहेंगे, कॉइल कहेंगे। मल्टीपल टर्न्स इन्वॉल्व टू फॉर्म कॉइल, कि यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, इस तरीके से मल्टीपल टर्न्स के थ्रू एक कॉइल का फॉर्मेशन हुआ, इजंट इट। अब इसी के बारे में बात करें कॉइल साइड के बारे में, कि सपोज करिए इसको मैं बल्कि नेचर से रिप्रेजेंट करूं, कि यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स यूज करके इस तरीके से कॉइल का फॉर्मेशन आपने किया, और इस तरीके से कई सारी कॉइल्स मिलके वाइंडिंग्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करें कि ये भी एक कॉइल ही देखने के लिए मिल रही है, इसको मैंने सॉलिडिटी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका एक साइड ये देखने के लिए मिल रहा है, जिसको इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू अगर मैं देखूं, कि अगर इसको मैं इस तरीके से करके, ये जो इस तरीके से फेजिंग है, इसका फ्रंट व्यू अगर मैं देखूं तो एक साइड ये देखने के लिए मिलेगा, दूसरा साइड हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। ये एक कॉइल साइड हो गया, ये दूसरा कॉइल साइड हो गया, साइड हो गया, इजंट इट। तो अब चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी कि कॉइल साइड क्या है, या फिर कंडक्टर क्या है, या फिर टर्न क्या है, या फिर सारी चीजें क्या है। तो इसको सॉलिडिटी के साथ हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉइल साइड्स को। ये एक साइड फ्रंट व्यू देखें तो ये देखने के लिए मिलेगा, दूसरा ये देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी होगा जब हम लोग कंडक्टर या फिर कॉइल साइड के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज इंड्यूस ईएमएफ, यहां पे एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं जिससे आपको चीजें कंफ्यूजन में ना रहे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल और टर्न के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर और कॉइल साइड is directly proportional to flux density, directly proportional to flux density। तो ओवरऑल ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग फर्दर मशीन्स में करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टार पॉइंट यहां पे मार्क कर लीजिएगा। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग फर्दर जो है बात करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को इजी एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे, कि कोई भी मशीन हो आपको डाउट नहीं रहेगा कि डीसी मशीन्स में कैसे होता था और सिंक्रोनस में कैसे होता है या फिर इंडक्शन में कैसे होता है। सारी की सारी मशीन्स को हम लोग यूनिफाइड टू द सिंगल पॉइंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी आप मशीन में डेवलप कर सकें और पावर सिस्टम जैसे में भी कमांड हासिल कर सके। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगेन मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ, और इलेक्ट्रिकल मशीन के इन कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। इस सेशन को शेयर करते रहिए अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि उनकी फिजिकल या फिर व्हाट डू वी से फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में देख के इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।